फूलदेई पर्व राज्य का बाल पर्व घोषित कर दिया गया है। गैरसैंण में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की है। उत्तराखंड में फूलदेई पर्व बाल पर्व के रूप में मनाया जाएगा। अब से तो ये बड़ी घोषणा की गई है मुख्यमंत्री की तरफ से। फूलदेई पर्व राज्य का बाल पर्व घोषित कर दिया गया है। गैरसैंण में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बात की घोषणा की है कि उत्तराखंड में फूलदेई पर्व अब बाल पर्व के रूप में मनाया जाएगा। तो उत्तराखंड का ये पर्व फूलदेई पर्व हमारा एक प्रकृति के संरक्षण का भी पर्व है। प्रकृति के मैं कहूँ कि उल्लास का पर्व है और खुशी का पर्व है। और ये हमारी सांस्कृतिक और संस्कृति से जुड़ा हुआ पर्व है। इसलिए मैं सबसे पहले तो इस पर्व पर सभी को बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि सबके जीवन में ये फूलदेई पर्व, जिस प्रकार से फूलदेई पर्व पर हमारे सारे पुष्प जो है पूरी तरह से खिले होते हैं और प्रकृति भी खिली होती है। और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। स्पीकर रितु खंडूरी ने जांच के आदेश दिए हैं। विधायक आदेश चौहान के खिलाफ मुकदमे से जुड़ा ये पूरा मामला स्पीकर ने दस्तावेज देखने के बाद जांच के आदेश यहाँ दिए हैं। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने दस्तावेज पेश किए। विपक्ष ने उधम सिंह नगर के एसएसपी की कार्रवाई से जुड़ा मामला उठाया था। अब इसको लेकर के रितु खंडूरी की तरफ से जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। ये पूरा मामला विधायक आदेश चौहान के खिलाफ मुकदमे से जुड़ा हुआ है। दरअसल स्पीकर ने दस्तावेज देखने के बाद जांच के यहाँ आदेश दिए हैं। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने दस्तावेज पेश किए और विपक्ष ने उधम सिंह नगर के एसएसपी की कार्रवाई से जुड़ा ये पूरा मुद्दा उठाया था। और अजीत सिंह राठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ब्यूरो चीफ। अजीत, विधायक आदेश चौहान से जुड़ा ये मामला, इसको लेकर के अब जांच के आदेश में दे दिए गए हैं। की घटना याद होगी जब विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने पूरे विपक्ष के सभी विधायकों को एक दिन के लिए निलंबित कर दिया था और वो वेल में बैठे अंदर ही, विधान मंडप के अंदर ही वेल में बैठकर पूरा धरना देते रहे और शाम तक वो वेल से बाहर नहीं निकले। वो मामला था उधम सिंह नगर जिले से जुड़ा हुआ। वहाँ के एसएसपी की कार्रवाई को लेकर के विपक्ष को बहुत आपत्ति थी। जसपुर से कांग्रेस के विधायक आदेश चौहान के खिलाफ मुकदमे, उनके गनर बार बार बदले जाने का मामला, उनके खिलाफ मुकदमों का मामला और उनके साथ चल रहे गनर को बीच में वापस बुलाने का मामला यहाँ पर सदन में कांग्रेस ने उठाया था। तो जब वहां पर बहुत ही हंगामा किया कांग्रेस ने, तो रितु खंडूरी ने सभी को एक दिन के लिए सस्पेंड कर दिया। लेकिन आज पूरी कांग्रेस यानी लीडर अपोजिशन यशपाल आर्य और विधायक आदेश चौहान वो कागजात लेकर आए और उन्होंने पीठ के समक्ष वो कागजात प्रस्तुत किए जिसमें एसएसपी ने झूठ बोला। जिला पुलिस ने, उधम सिंह नगर पुलिस ने यहाँ पर गलत जानकारी दी और स्पीकर ने इसको बहुत गंभीरता से लिया और स्पीकर ने अपनी पीठ से घोषणा की कि इसकी जांच की जाएगी और अगर ये गड़बड़ी मिलती है और सदन को गलत सूचना किसी ने प्रेषित की है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा मामला है और रितु खंडूरी ने इस मामले को बहुत तरीके से संज्ञान लिया है। पूरे कागज देखने के बाद इसकी जांच के आदेश दे दिए हैं सरकार को और जांच के बाद आज ही उन्होंने ये भी कह दिया है कि अगर कोई भी गड़बड़ी मिली और सदन को गुमराह करने की कोशिश वहाँ के एसएसपी या जिला पुलिस ने की है, किसी भी अधिकारी ने की है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी, जांच कैसे होने वाली है अजित, इसके लिए क्या रूपरेखा तैयार की गई है? नहीं, देखिए ये सदन के भीतर होता क्या है कि जब स्पीकर जांच की किसी मामले की जांच के आदेश करती है, चूंकि अभी सदन चल रहा है तो उन्होंने गवर्नमेंट को जांच के आदेश दिए हैं। तो गवर्नमेंट का अब काम है वो किससे इस पूरे मामले की जांच कराएगी। कोई एडीजी जांच करेगा, आईजी जांच करेगा, गढ़वाल के आईजी जांच कर सकते हैं। तो चूंकि अभी पीठ से ये आदेश उन्होंने दिए हैं तो अब जाँच कौन करेगा ये गवर्नमेंट को तय करना। उन्होंने कोई स्पेसिफाई किसी अधिकारी का या किसी टीम का या SIT का इस तरह का कोई जिक्र नहीं किया। उन्होंने सिंपल एक डायरेक्शन गवर्नमेंट को दी है कि इसकी जाँच कराई जाए निष्पक्ष तरीके से और यदि गड़बड़ी मिलती है और सदन को गुमराह वहां के अफसरों ने किया है, पुलिस ने किया है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया अजित, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। धामी सरकार ने कल विधानसभा में बजट पेश कर दिया है। धामी सरकार के मंत्री और स्पीकर ने बजट की तारीफ की है। मैं ये कह सकता हूँ कि इस बार के बजट में स्वास्थ्य और शिक्षा को पर्याप्त पैसा दिया गया है और हमारी कल्पना यह है कि हम प्रत्येक व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक रखेंगे। हम शिक्षा पे नए क्लस्टर योजना पे इस बार लाए हैं पैसा, PM श्री के लिए पैसा लाए हैं। इस बार हमने
बजट में 400 करोड़ रुपये आयुष्मान के लिए अलग से प्रावधान रखा है। तो कुल मिला के आपने देखा होगा कि नई योजना हमारे मुख्यमंत्री जी और हम अपने सरकार ले गए। ऐतिहासिक बजट है, 70,000 करोड़ से ज़्यादा का बजट है, जनता के हित का बजट है। तो मुझे खुशी है कि जो बजट कल पढ़ा गया, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने पढ़ा, उसमें एक ओवरऑल सभी वर्ग, सभी लोगों की डेवलपमेंट की बात है, सभी सेक्शन की डेवलपमेंट की बात है। गैरसैंण में विधानसभा सत्र के दौरान विपक्ष के विधायक हंगामा कर रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि सदन के अंदर उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। देखिए, मंत्री कोई भी तैयारी करके नहीं आता है, और जहाँ पे मेरे यहाँ आपदा के मामले हैं तो भाई मेरे यहाँ काफ़ी पैसा दिया गया है, लेकिन अभी कुछ कारणवश नियमावली के कारण कुछ लोग जो वंचित रहे हैं, तो मैं सुबह भी माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग मिले हैं, और मुझे विश्वास है कि निश्चित तौर पर आपदा प्रभावित कि वो पूरे प्रदेश के हैं और सीमांत एरिया में हैं, तो उनकी बातों को सुनी जाएगी। हम तो सदन को बढ़ाने की मांग करते हैं। देखिए, सदन एक ऐसा स्थान है विधानसभा के अंदर जिसके अंदर पक्ष और विपक्ष दोनों बैठकर प्रदेश की समस्याओं पर चर्चा करते हैं। विपक्ष का काम है कि कार्य स्थगन के माध्यम से, 310 के माध्यम से, 58 के माध्यम से प्रदेश की समस्याओं को लाते हैं, और सरकार की जिम्मेदारी होती है कि उन समस्याओं को सुनकर उनका समाधान करें। तो सरकार की मंशा हमेशा 6 दिन का बजट चलाने का प्रावधान, 6 दिन का सत्र चलाने का जो रोड मैप था सरकार ने पहले हमें दिया कि 6 दिन सत्र चलेगा 18 तारीख तक। अब सरकार जनता के मुद्दों से भाग रही है। खबर देहरादून से है, जहां भाजपा महिला कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन देखने को मिला है। कांग्रेस के खिलाफ भाजपा कार्यकर्ताओं का यह प्रदर्शन, सदन के अंदर कांग्रेस विधायकों के हंगामे का विरोध किया जा रहा है। कांग्रेस विधायकों ने सदन के अंदर कागज के गोले फेंके हैं और इसी को लेकर के यहां पर इसका विरोध किया जा रहा है। कांग्रेस विधायकों के हंगामे का विरोध करते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं का यह प्रदर्शन, पुतले यहां फूंके जा रहे हैं। देहरादून में भाजपा महिला कार्यकर्ताओं का यह प्रदर्शन। क्रिकेटर ऋषभ पंत की हालत में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। ऋषभ पंत ने अपनी सेहत को लेकर एक वीडियो जारी किया है, जिसमें ऋषभ पंत स्विमिंग पूल में स्विमिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। यह वीडियो ऋषभ पंत ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर जारी किया है। ऋषभ पंत रुड़की के रहने वाले हैं। 30 दिसंबर को दिल्ली से अपने घर रुड़की आते समय ऋषभ पंत की कार नारसन के पास हादसे का शिकार हो गई थी और अब उनकी सेहत में सुधार हो रखा है। ये वीडियो उन्होंने खुद जारी किया है अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर। 30 दिसंबर को दरअसल नारसन में एक हादसा हुआ था जिसमें गंभीर चोटें आई थी ऋषभ पंत को, लेकिन अब वो ठीक हैं। उन्होंने ये वीडियो खुद जारी किया है, स्विमिंग करते हुए का ये वीडियो। अपनी सेहत से जुड़ा जानकारी भी उन्होंने यहाँ पर दी कि सेहत में अब उनके पहले से बेहतर और सुधार हो रहा है। क्रिकेटर ऋषभ पंत ने ये वीडियो खुद जारी किया है अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर, क्योंकि तमाम जो ऋषभ पंत के फैंस हैं वो ये जानना चाह रहे थे कि उनकी हालत कैसी है, कितना सुधार हुआ है, और ये वीडियो उन्होंने खुद जारी किया। जिस जगह पर ऋषभ पंत की कार हादसे का शिकार हुई थी, उससे कुछ ही दूरी पर एक और कार हादसे की शिकार हुई है और ये वीडियो भी सामने आया है, जिसमें एक कार डिवाइडर से टकराकर कई बार पलटी है। इस हादसे में 4 लोग घायल हुए हैं। ये रफ्तार का कहर है। एक तेज रफ्तार कार डिवाइडर पर चढ़ जाती है। कार सवार लोगों को पता ही नहीं चला कि कार कब डिवाइडर से टकरा गई। तस्वीरें रुड़की की हैं। ये स्पॉट उसी जगह के पास का है जहां पर 30 दिसंबर को क्रिकेटर ऋषभ पंत की कार हादसे का शिकार हुई थी। इस पूरे वीडियो को गौर से देखिए। हरियाणा रोडवेज की एक बस रोड पर दौड़ रही है। ठीक उसके बगल में एक तेज रफ्तार कार आगे निकलने की कोशिश कर रही है। वीडियो देखकर ही साफ लग रहा है कि कार की रफ्तार काफी तेज थी। कार जैसे ही बस को ओवरटेक कर आगे बढ़ती है, वो डिवाइडर के कोने पर लगते हुए पलट जाती है। डिवाइडर से टकराने के बाद ये कार कई बार पलटी खाती है। अच्छी बात ये रही कि कार पलटकर रोडवेज बस के आगे नहीं गिरी, वरना रोडवेज बस भी हादसे का शिकार हो सकती थी।
इस हादसे में 4 लोग घायल हुए हैं, मगर जिस किसी ने हादसे का वीडियो देखा वो यही कह रहा है कि इतने भीषण हादसे में किसी का बच जाना किसी चमत्कार से कम नहीं है। एबीपी गंगा के लिए रुड़की से बेनी त्यागी की रिपोर्ट। उधर हरिद्वार के लक्सर में मेडिकल दुकान में भीषण आग लग गई। कुछ ही देर में दुकान धू कर पूरी तरीके से जल उठी। देखते ही देखते पूरी दुकान में आग लग गई। आग कितनी भीषण थी इसका अंदाजा इन तस्वीरों में देखकर लगाया जा सकता है। आग की लपटें भीषण है कि मौके पर मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। आग लगने की वजह का अभी तक पता नहीं चल पाया है। फायर ब्रिगेड ने काफी मशक्कत के बाद किसी तरह से आग पर काबू पाया, लेकिन आग की ये लपटें अलग अलग दुकानों तक पहुंच गई और लाखों के नुकसान की आशंका भी इसमें जाहिर की गई है। उत्तराखंड में आज से बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। प्रदेश भर में 1253 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जबकि इस बार 2,59,430 छात्र छात्राएं परीक्षा दे रही हैं। इसमें हाई स्कूल के 1,27,320 और इंटरमीडिएट के 1,32,110 परीक्षार्थी शामिल है। परीक्षा केंद्रों के आसपास 100 मीटर की दूरी तक धारा 144 लागू कर दी गई है। काफी उत्साहित हैं। हाँ, जरूर ये बात जरूर है कि ये इंटर में होते हुए पहली बार बोर्ड परीक्षा देंगे, क्योंकि हाई स्कूल में कोरोना के कारण इन्होंने बोर्ड परीक्षा नहीं दी थी। ये एक नया तथ्य है। बच्चे काफी उत्साहित हैं, पढ़ करके आए हैं, पूरी ईमानदारी से वो निश्चित रूप से एग्जाम देंगे। उधर पौड़ी में भी बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। पौड़ी जिले के 136 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। बोर्ड परीक्षाओं को नकल विहीन तरीके से संपन्न करवाने के लिए परीक्षार्थी की 3 बार बारीकी से चेकिंग की जा रही है, जबकि परीक्षा केंद्रों के बाहर धारा 144 लागू है। जनपद पौड़ी में 136 परीक्षा केंद्रों पर 10th और 12th की बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। इसके लिए नकल विहीन और शुचितापूर्ण तरीके से परीक्षाएं संपादित कराने के लिए टीम पौड़ी ने पूरी तरह कमर कस ली है। जो भी परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र पर आएंगे उनकी 3 बार तलाशी होनी है। बोर्ड परीक्षाएं शुरू होने पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं भी दी हैं। सुनिए। बच्चों को जो हमारे बोर्ड परीक्षाओं में भाग ले रहे हैं उन सभी को मैं बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और सभी ने माननीय प्रधानमंत्री जी का परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में भाग लिया। निश्चित रूप से उन बच्चों ने उन बातों को निश्चित रूप से अंगीकार किया होगा जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी का उसमें मार्गदर्शन किया था और सारे बच्चे सफल हों और अच्छी तरह से एग्जाम दें। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है। कांग्रेस महिला मोर्चा का आरोप है कि सरकार इस मामले में लीपापोती में लगी हुई है, क्योंकि अभी तक इस मामले में आरोपियों को कड़ी सजा नहीं मिल पाई है। अंकिता भंडारी केस में अभी तक कुछ भी सरकार नहीं कराई। जो परिवार का जो मांग थी, एक सीबीआई जांच की मांग करी थी और विपक्ष में भी मांग कर रहा था। दूसरा, इतना बड़ा अपराध हुआ था तो फास्ट कोर्ट ट्रैक में केस को इनको चलाना चाहिए था, जो इन्होंने नहीं करा। सरकार, मुख्यमंत्री जी यहाँ आए, वादा करके चले गए, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो हम उसके अगेंस्ट कल धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, विधानसभा का घेराव कर रहे हैं और हमारा सरकार से सवाल है कि ऐसा क्या है कि वो कौन सा वीआईपी है जिसको बचाने के लिए सरकार ने चुप्पी साधी हुई है। पिथौरागढ़ के रास्ते होने वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा इस बार भी संकट के बादल मंडरा रही है। कैलाश यात्रा कुमाऊं मंडल विकास निगम संचालित करवाता है, लेकिन इस बार अभी तक यात्रा की तैयारियां शुरू नहीं हो पाई हैं, जिससे यात्रा से जुड़े लोगों में मायूसी है। हर साल आयोजित होने वाली यात्रा में 18 दलों में 900 से तकरीबन 850 यात्री यात्रा करते हैं। अभी तक कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए और तिब्बत के साथ व्यापार के लिए अभी तक हमें कोई भी दिशा निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है। जैसे अगर हमें कोई दिशा निर्देश प्राप्त होता है उसको हम लोग कम्युनिकेट करा देंगे। दशरथ मांझी का नाम तो हर कोई जानता है, मगर आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं उत्तराखंड के एक ऐसे शख्स की कहानी जो दशरथ मांझी से मिलती है। इस रिपोर्ट में देखिए। उसने कुदरत से लोहा लेने की ठानी है। उसके अंदर पहाड़ों का सीना चीरने की जिद है। वो हार नहीं मानेगा। उसके अंदर कुछ करने का जुनून है। ये कहानी है बागेश्वर के उस शख्स की जो सरकारी सिस्टम की लाचारी को चुनौती दे रहा है। प्रकाश गोस्वामी पनेल गांव के रहने वाले हैं।
गांव तक पक्की सड़क नहीं है और इसीलिए अब प्रकाश ने खुद ही सड़क बनाने की ठानी है। सैनिक आए, देश की सेना आई, वो जाती है गांव-गांव में भ्रमण करती है जो, तो वो यहाँ से मेरे को इस रास्ते से उन्होंने रास्ता देखा, बड़ा ही गर्व से मेरा सीना चौड़ा हुआ साहब कि जहाँ मेरा रास्ता आज तक नहीं है वहाँ मैंने एक पथ जो बनाया, रास्ता जो बनाया, वो उसमें मेरी देश की सेना आ रही है, वहाँ पर मुझे बड़ा ही गर्व हुआ। प्रकाश ने खुद ही गांव तक सड़क निर्माण कर दिया है। उन्होंने 500 मीटर लंबी सड़क बना डाली है। इस सड़क को बनाने में 1 साल का समय लगा। प्रकाश गोस्वामी हर दिन 5 घंटे सड़क बनाने में लगाते थे। वो सुबह 5 बजे से 9 बजे तक पहले सड़क बनाने का काम करते, इसके बाद प्रकाश मजदूरी के लिए चले जाते। इसमें कई लोगों ने मेरा विरोध भी किया, आज भी कहते हैं वो कि ये रास्ते को क्यों बना दिया। मैं कह रहा हूँ भैया मेरे पास रास्ता है नहीं, मैं रास्ते के बिना ना जीवित नहीं रहना चाहता हूँ। भारत के मूल अधिकारों से वंचित रहना मेरा काम नहीं। प्रकाश गोस्वामी कुछ समय पहले तक मुंबई के एक कारोबारी के घर काम करते थे। घर लौटने के बाद उन्होंने गांव में मजदूरी शुरू की, मगर गांव के प्राथमिक स्कूल और कोट मंदिर जाने के लिए संपर्क मार्ग नहीं था। बच्चों को परेशानी हो रही थी और ऐसे में प्रकाश ने खुद ही सड़क बनाने की ठान ली। मगर ये काम शुरू करने से पहले उन्होंने सड़क बनाने के लिए क्षेत्रीय विधायक, सांसद, ब्लॉक प्रमुख तक गुहार लगाई। जब किसी ने इनकी फरियाद नहीं सुनी तो प्रकाश ने खुद सड़क बनाने का काम शुरू किया। करीब 1 साल की मेहनत के बाद अब आधे किलोमीटर की लंबी सड़क बनकर तैयार हो चुकी है। एबीपी गंगा के लिए बागेश्वर से जगदीश की रिपोर्ट। और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। कानपुर से विधायक उमेश कुमार ने खेल मंत्री को घेर लिया है। 50 रुपए रोजाना के भत्तों से खेल नर्सरी तैयार हो रखी है। उमेश कुमार की तरफ से ये कहा गया, उन्होंने कहा कि ऐसे में इंटरनेशनल खिलाड़ी कैसे तैयार होंगे। साथ ही कहा कि विधानसभा में उमेश कुमार ने मंत्री रेखा से भी कई सवाल यहाँ पर पूछे और इन्हीं सवालों में विधायक उमेश कुमार ने खेल मंत्री को घेरा। भविष्य में मैं आ रहा हूँ माननीय अध्यक्षा जी, उसी पर आ रहा हूँ। क्या भविष्य में इस राशि को बढ़ाए जाने का कोई प्रावधान है या आप इस पर काम कर रहे हैं, मैं जानना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, तो माननीय विधायक जी या तो ये कहना चाहते हैं कि उद्यमन उन्नयन योजना गलत है, नहीं बंटनी चाहिए। 8 से 14 वर्ष तक के बच्चों को उनकी खेल की नर्सरी और खेल का वातावरण तैयार करने के दृष्टिकोण से बनाई गई है। 8 से 14 वर्ष तक के बच्चे, आप हमें बताइए कि कौन से ओलंपिक में जाते हैं। माननीय अध्यक्षा जी, 50 रुपए किलो दूध आता है बच्चों को। माननीय मंत्री जी, 50 रुपए किलो दूध आता है। माननीय मंत्री जी, 50 रुपए किलो दूध आता है। 1500 महीना में आप खिलाड़ी तैयार करेंगे। 1500 रुपए ऐसी बात कर रहे हैं, 1500 रुपए प्रति माह में, और आप उस पर गर्व महसूस करते हैं, और आप गर्व महसूस करते हैं उस पर कि हम 1500 रुपए प्रति माह खिलाड़ियों को दे रहे हैं। इस पर भी गर्व होना चाहिए। वो एक फुटबॉल के लिए, हॉकी के लिए। माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्षा जी, माननीय अध्यक्षा जी, हम जो लोग यहाँ बैठे हैं ना, माननीय अध्यक्षा जी, हम जो लोग यहाँ बैठे हैं, हमारे बच्चे सब प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। हम 10-10 लाख रुपए साल की फीस देते हैं। आप 1500 रुपए प्रति माह में आप चाहते हैं बच्चा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल। माननीय अध्यक्ष जी, वो बच्चे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्यों नहीं प्रतिभाग करेंगे? माननीय मंत्री जी, 1500 रुपए में आप नर्सरी तैयार कर रही हैं। 1500 रुपए में, माननीय अध्यक्षा जी, 1500 रुपए में। स्क्रीन पर जोशीमठ में आपदा के चलते जो भवन रहने लायक नहीं थे और जिनका मुआवजा मिल चुका है, उन्हें सील करने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। सुरक्षा के लिहाज से प्रशासन ने ऐसे भवनों को सील करना शुरू कर दिया है। अभी तक ऐसे 5 भवनों को सील किया जा चुका है। तो जोशीमठ में आपदा के चलते जो भवन अब रहने लायक नहीं रहे हैं और जिनका मुआवजा मिल चुका है, उन्हें सील करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है प्रशासन की तरफ से, और ये कार्रवाई सुरक्षा के लिहाज से यहाँ की जा रही है। पौड़ी में लोक निर्माण विभाग आखिर कितनी लापरवाही से सड़क की मरम्मत करवा रखा है। इसकी पोल तब खुल गई जब बेंजवाड़ी सत्याखाल मोटर मार्ग पर एक ट्रक खाई में जा गिरी। दरअसल सड़क का पुश्ता ढह जाने की वजह से ट्रक नीचे गिर गया, जबकि अभी कुछ दिन पहले ही सड़क पर पुश्ते का निर्माण करवाया गया था। बेंजवाड़ी के नज़दीक जो हमारा काम चल रहा है, पौड़ी सत्याखाल देहल चौरी मोटर मार्ग पर, उसमें बेंजवाड़ी गांव के समीप कल एक ट्रक की दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना हमें प्राप्त हुई थी।
इस स्थान पर कुछ निर्माण सामग्री रखी हुई पाई गई थी, जिसके कारण ट्रक को थोड़ा असंतुलित होकर के पुश्ते के ऊपर से होते हुए नीचे गिरा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।